नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जनवरी सन 2025। आज ही के दिन साल 1948 में महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध भारतीय शांति कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपिता, जिन्होंने दुनिया को सत्याग्रह की अहिंसक विरोध पद्धति से परिचित कराया, की हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी था और जिसने महात्मा गांधी को विभाजन और कश्मीर युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य उच्च अधिकारी व नेता राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद करते हैं। इसके बाद पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी सहित अन्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी 3000 रुपये महीना पेंशन, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी जानकारी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी का दिया तोहफा। 2 और 3 फरवरी की छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या पर लगेगा अंकुश, गर्भवती महिलाओं को 3 महीने के दौरान करना होगा ये काम, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा SSC ग्रुप C के पदों की भर्ती पर फिर लटकी तलवार, 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा से खाटू श्याम जी सालासर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की है योजना। सरकारी नौकरी अपडेट, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 2 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा रोडवेज ने फरीदाबाद से महाकुंभ मेले के लिए शुरू की बस सेवा, जानिए किराया और टाइमिंग। कॉलिंग प्लस SMS ओनली प्लान 210 रुपए तक सस्ते हुए, ट्राई के एक्शन के बाद जियो और एयरटेल ने बिना डेटा वाले प्लान की कीमतें घटाई। और महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 मौतें, यूपी सरकार बोली 30 लोग मारे गए, 60 घायल, मृतकों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सर्दी का असर अभी भी बना हुआ है। दिन में हल्की धूप से राहत मिल रही है, लेकिन रातों में अभी भी ठंड महसूस की जा रही है। कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे अभी असमंजस बना हुआ है कि क्या दोबारा बारिश होगी या ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। हालांकि इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे और घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे ठंड थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 3 फरवरी तक मौसम सामान्य बना रहेगा। इस दौरान तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि सुबह और देर रात ठंडी हवाएं चलने से ठंड का एहसास जरूर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, सोनीपत और चंडीगढ़ में बादल छाए रहने की संभावना है। तो वहीं यमुनानगर और आसपास के इलाकों में 1 फरवरी को गरज व चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस सीजन में अब तक महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा और फरीदाबाद सबसे गर्म जिला बना रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल में प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2025 रहेगी। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी विषय सहित 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इन कर्मचारियों को अब 25% अधिक बाल शिक्षा भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से लाभ दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। पहले सरकारी कर्मचारियों को बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते के रूप में 1125 रुपए मिलते थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने बढ़ोतरी करते हुए इसे 2812 रुपए कर दिया है। वहीं हॉस्टल के लिए 8437 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। इसी तरह दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने 5625 रुपए का शिक्षा भत्ता और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 3750 रुपए मिलेंगे। कार्मिक विभाग ने शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर बाल शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा स्वचालित रूप से 25% बढ़ जाती है।
फरवरी का महीना शुरू होने के साथ ही देश में अब त्योहारों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। ऐसे में स्कूल के बच्चों को छुट्टियों का इंतजार रहता है। इस बार फरवरी की शुरुआत में ही 2 दिन की लगातार छुट्टी है। इन छुट्टियों के दौरान स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। 2 फरवरी को रविवार होने के कारण सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे माँ सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर देश के ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है। साल 2025 के कैलेंडर के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पूरे साल में कुल मिलाकर 66 छुट्टियां मिलने वाली हैं। इन छुट्टियों में सार्वजनिक अवकाश, त्योहारों की छुट्टियां और सरकारी दफ्तरों की छुट्टियां शामिल हैं। हरियाणा में गिरते लिंगानुपात यानी एसआरबी को लेकर सूबे की नायब सैनी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं का गर्भधारण के तीसरे महीने रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि यदि उनके क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन दर कम पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आमतौर पर एक कवायद ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल के हेल्थ कर्मचारियों द्वारा की जाती है ताकि जिन महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिल पाती है उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ दिया जा सके। लेकिन हरियाणा सरकार जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के लिए पूरे राज्य में इस प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि कई गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के बाद के चरणों में सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराती हैं, जिससे कि भ्रूण को एनीमिया और कम वजन जैसी समस्याओं से बचाने के लिए चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने में देरी होती है। इसके अलावा जन्म पूर्व लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए शीघ्र रजिस्ट्रेशन को एक महत्वपूर्ण रणनीति माना जाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी के बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित न करने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह से लागू न करने पर हाईकोर्ट में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर हुई है। इस याचिका पर बीती 27 जनवरी को सुनवाई की गई थी। अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से शपथ पत्र दिया गया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के आदेश को 4 हफ्तों में वास्तविक अर्थों में लागू कर दिया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होने जा रही है। अदालत ने सुनवाई 25 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया है कि प्रतिवादीगण यानी हिम्मत सिंह ने कुछ ग्रुप तो पुनर्विज्ञापित कर दिए, पर ग्रुप नंबर 12, 13, 22, 30 और 32 पुनर्विज्ञापित नहीं किए। इससे यह नजर आता है कि हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह आग्रह किया गया है कि सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कृपया मामले का रिकॉर्ड मांगा जाए और वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31/5/2024 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सूबे की नायब सैनी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन के लिए आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से ग्रस्त लोगों को 3000 रूपए प्रति महीना पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी। 3 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में इस आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी थी। अब सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय यानी सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं पेंशन का लाभ उठाने वाला मरीज हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा भी महाकुंभ मेले के लिए विभिन्न जिलों से रोडवेज बसों का संचालन किया गया। पलवल के बाद अब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिपो से महाकुंभ मेले के लिए 2 बसों के संचालन को हरी झंडी दिखाई गई है। बल्लभगढ़ रोडवेज डिपो के प्रबंधक लेखराज ने बताया कि दोनों बसें फरीदाबाद से सुबह 8 बजे और फिर 9 बजे रवाना होकर रात 8:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी। अगले दिन शाम 6 बजे वापस फरीदाबाद
के लिए रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की संख्या और परमिट के आधार पर महाकुंभ मेले के लिए और बसों के संचालन को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। जिला महाप्रबंधक लेखराज ने बताया कि महाकुंभ मेले को लेकर पिछले शुक्रवार से 2 बसों को प्रयागराज के लिए हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। रोडवेज द्वारा प्रति व्यक्ति किराया 944 रुपए रखा गया है। वहीं सीनियर सिटीजन को बस किराए में 50% की छूट मिलेगी, यानी उन्हें आधा किराया मात्र 472 रुपए देने होंगे। लोगों का कहना है कि सीधे बस सेवा से सफर करना बेहद आसान हो जाता है। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। बुजुर्गों के लिए किराए में 50% छूट देकर भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार प्रदेश में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर निरंतर प्रयासरत है। हिसार और अंबाला एयरपोर्ट पर जल्दी ही हवाई उड़ान शुरू होने के बाद अब राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को लेकर भी सैनिक सरकार गंभीर नजर आ रही है। शुरुआत में गुरुग्राम से खाटू श्याम जी और सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में गुरुग्राम से चंडीगढ़ और हिसार से चंडीगढ़ के बीच भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना पर चर्चा की गई है। हरियाणा के रोहतक स्थित वीटा मिल्क प्लांट से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि वीटा मिल्क प्लांट पर अब दूध, घी, दही ही नहीं बल्कि शुगर फ्री बर्फी व प्रोबायोटिक भी बेचेगा। जलेबी और बर्फी भी खिलाएगा। इसके लिए प्लांट में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से देसी घी की जलेबी बनाने का काम शुरू हो चुका है। वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ जयबीर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लांट की ओर से बहुत जल्द देसी घी के समोसे भी लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। यहाँ दूध के अलावा घी, मक्खन, दही, छाछ मुख्य उत्पाद हैं। अब प्लांट के काउंटर पर जलेबी व शुगर फ्री बर्फी भी मिलेगी। इसके लिए प्लांट में हलवाइयों की नियुक्ति की गई है। बाजार के मुकाबले यह करीब 200 रुपए प्रति किलो सस्ती है। मिठाई की नामी दुकानों पर 600 रुपए प्रति किलो के भाव से ये जलेबियां बेची जा रही हैं, जबकि प्लांट के काउंटर पर आप जलेबी 400 रुपए किलो खरीद सकते हैं। शुद्ध खोवे की बर्फी 450 रुपए किलो बेची जाएगी। प्लांट की ओर से समोसा भी काउंटर पर बिक्री के लिए जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी कीमत भी सामान्य ही रखी जाएगी। हरियाणा सरकार ने पटवारी और दलालों के बाद अब करप्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इस लिस्ट में 47 तहसीलदारों के नाम शामिल हैं। सरकार को मिले खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया है कि इन तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की है। खासतौर पर धारा 7A को अनदेखा किया है, फिर रुपए लेकर वहां रजिस्ट्री कर दी। सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। हालांकि उनकी तैनाती के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब कर ली है। रेवेन्यू मंत्रालय से जुड़े टॉप सोर्स ने इसकी पुष्टि की है। नियम 7A का उल्लंघन कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों का मामला पहले भी सरकार के पास भेजा गया था। तब तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी किए गए थे। तब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, मगर इसके बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब ये माना गया कि दबाव और ऊंची पहुंच की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। हाल ही में सरकार की एक लिस्ट सामने आई थी, जिसमें प्रदेश में तैनात 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया था। इसमें यह भी बताया गया था कि किस जिले का कौन सा पटवारी किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा 170 पटवारी ऐसे थे जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। कुछ पटवारी अपने घर या फिर प्राइवेट जगह पर ऑफिस चला रहे थे। हालांकि पटवारी इसका विरोध कर रहे थे। सरकार का दावा है कि ये पटवारी पैमाइश, इंतकाल रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शा पास कराने के बदले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जियो और एयरटेल ने कॉलिंग प्लस एसएमएस ओनली टैरिफ प्लान की कीमतों में कटौती की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के एक्शन के बाद जियो ने 210 रुपए तक और एयरटेल ने 110 रुपए तक दाम कम कर दिए हैं। ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को अपने यूजर्स के लिए वॉइस प्लस एसएमएस ओनली पैक का ऑप्शन अलग से देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद कंपनियों ने सिर्फ वॉइस कॉलिंग प्लस एसएमएस के नए टैरिफ प्लान तो जारी किए, लेकिन इनकी कीमत डेटा वाले प्लान वाली ही रखी और इनमें से सिर्फ डेटा हटा लिया। यानी कंपनियों ने पुराने प्लान को ही डेटा हटाकर अपडेट कर दिया, लेकिन कीमत कम नहीं की। इसके बाद ट्राई ने कंपनियों की ओर से जारी किए गए कॉलिंग प्लस एसएमएस ओनली टैरिफ प्लान की रिव्यू करने की बात कही थी। इसके बाद कीमतें सस्ती की गई। ट्राई चाहता है कि ग्राहकों को बिना डेटा वाले पैक सस्ते में मिले, क्योंकि कई यूजर्स केवल कॉलिंग के लिए ही फोन का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT रुड़की ने प्रयाग महाकुंभ के चलते एक नया नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में लिखा है, प्रयाग महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग और जैम 2025 की परीक्षा का सेंटर बदलकर अब लखनऊ कर दिया गया है। यह परीक्षा 1 और 2 फरवरी को होने जा रही है। IIT ने अपने नोटिस में लिखा है कि प्रयागराज में महाकुंभ के चलते लोगों के आने की उम्मीद ज्यादा है और इससे कैंडिडेट्स को सेंटर तक पहुंचने में परेशानी हो जाएगी। हमें कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट भी आई है, इसलिए सेंटर को बदला जा रहा है। गेट 2025 के सभी 5 सेंटर्स पर होने वाली परीक्षा अब लखनऊ में होगी। नोटिस के मुताबिक जिन कैंडिडेट्स के सेंटर बदले गए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गेट की परीक्षा 1, 2, 15 और 16 फरवरी को होनी है, जबकि जैम की परीक्षा 2 फरवरी को आयोजित होगी।
प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार की देर रात करीब 1:30 बजे मची भगदड़ में 35 से 40 लोगों की मरने की आशंका है। हादसे के 17 घंटे बाद शाम करीब 6:30 बजे उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मौतों की पुष्टि की। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि 60 लोग घायल भी हुए हैं, 25 शवों की पहचान कर ली गई है। इसके कुछ मिनट बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वे काफी भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा 30 के आसपास मौतें हुई हैं। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदना सभी मृतकों के परिजन के साथ है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूट गए, जिसकी वजह से जमीन पर सो रहे कुछ श्रद्धालुओं पर लोग चढ़ गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल मचा। हादसा मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। उस समय लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट्स भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, यानी सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं। यानी मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर बुधवार देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां हैं उसी तट पर स्नान करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। सेंसेक्स 631 अंक की तेजी के साथ 76,532 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 205 अंक की बढ़त दिखाई दी और ये 23,163 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में तेजी रही। वहीं एफएमसीजी और एनर्जी शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 1.02% की तेजी देखने को मिली, तो वहीं चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स और कोरिया का कोष भी बंद रहा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 662 रुपए बढ़कर 80,975 रुपए हो गया है। वहीं चांदी 930 रुपए बढ़कर 90,680 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 76,100 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 83,000 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से देश के महान शहीदों को शत शत नमन।